हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में हम लोगों ने एमसीक्यू की क्लास कर रहे हैं। ये हम लोगों की इनकम फ्रॉम सैलरी, हम लोग अगर बात करते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब इसमें है वेतन से आय के एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, वेतन से आय के। और उसमें अगर हम लोगों ने बात की जाए तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन तक बात कर ली थी। और भी क्वेश्चन हम लोगों को करने थे, लेकिन समय के कारण हम लोगों ने क्लास को छोड़ रखा था। अब उसके बाद हम लोगों को करने हैं 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना है। और हम लोगों को पूरा जो 50 क्वेश्चन है उसको आज हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इसके 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन ये हो गए। 20 क्वेश्चन में आप लोगों को और अपलोड करूंगा एक वीडियो और, ठीक है। तो सबसे पहले बात, हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन 21 में लिखा क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि जनजातीय क्षेत्र भत्ता निम्नलिखित में से कहाँ लागू होता है। जनजातीय क्षेत्र भत्ता जो लागू होता है तो वो मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो और भी राज्य हैं, उनके 12-13 राज्यों के मैंने नाम बताए थे आप लोगों को। उनको आप लोगों को याद रखना है कि जनजातीय क्षेत्र भत्ता जो लागू होता है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्र भत्ता कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है, तो उसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को जब क्लासें करवाई हुई थी तब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जनजातीय क्षेत्र भत्ता अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, जनजातीय क्षेत्र भत्ता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्वीकृत है जनजातीय क्षेत्र भत्ता। और अगर दिया जाता है तो वो कितना रुपये दिया जाता है, तो वो 200 रुपये तक दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हम लोगों का जो राइट आंसर होगा, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, राइट आंसर का आंसर हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग इस क्वेश्चन पर थे, 21 नंबर क्वेश्चन पर थे। तो अगर उत्तर प्रदेश में लागू होता है, मध्य प्रदेश में भी लागू होता है, बिहार में भी लागू होता है, तो लागू कहाँ होता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो उपरोक्त सभी में जो जनजातीय क्षेत्र भत्ता लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में कि किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिकतम 1947 के, औद्योगिक विवाद अधिकतम नहीं है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, तो किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि किस सीमा तक कर मुक्त होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की जो प्राप्त राशि है उसकी अधिकतम सीमा कर मुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, मतलब 5 लाख रुपए तक की हम लोगों की राशि जो होती है वो अधिकतम कर मुक्त होती है, और उसके बाद की राशि पर हम लोगों का टैक्स लगता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि आवागमन भत्ता जो पूर्णता अंधे करदाता कर्मचारियों को अपने आवास से कार्यालय तथा कार्यस्थल से आवास आने जाने के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाता है, किस सीमा तक करमुक्त होता है या किस सीमा तक करमुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि 800 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है, 1800 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है, या फिर 3200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है, या फिर 2600 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है। तो इस राशि का आप लोगों को बताना है कि जो राशि करमुक्त रहने वाली है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि
अगर हम लोग बात करते हैं 23 की, और 23 की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है, एक सेकेंड, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3200 रुपये तक जो है वो इसको राइट आंसर हो जाएगा। तो आवागमन भत्ता जो पूर्णतः अंधे कर्मचारियों को दिया जाता है, अंधे करदाता कर्मचारियों को दिया जाता है, और किस लिए दिया जाता है, तो आवास से कार्यस्थल पर आने के, मतलब आवास से अपने होम टाउन से, होम से ऑफिस तक आने और ऑफिस से कार्य आवास तक जाने के लिए व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता किस सीमा तक करमुक्त होता है, तो 3200 रुपये प्रति माह तक जो है वो करमुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3200 रुपये प्रति माह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 नंबर में लिखा हुआ है कि यात्रा भत्ता या आंतरण भत्ता मतलब ट्रांसफर करमुक्त भत्ता है। तो कितना जो है करमुक्त भत्ता है, भत्ते की राशि के बराबर जो है कर्मचारी के द्वारा किए गए व्यय के बराबर। तो उपरोक्त ए और बी जो दोनों में से जो कम होता है तो वो राशि हम लोगों की करमुक्त होती है। मतलब अगर मान लो यात्रा भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता अगर मिलता है किसी कर्मचारी को, और उसने भत्ते की राशि, देखो सबसे पहले मिलती है भत्ते की राशि, मतलब अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड या फिर भत्ते की राशि। अब भत्ते की राशि मिली मान लो हम लोगों को 10,000 रुपये, ठीक है, मान लो 10,000 रुपये मिली हम लोगों को, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कर्मचारी द्वारा किए गए वो किए हैं उसने मान लो 6,000 रुपये। तो इसमें करमुक्त जो राशि होगी वो होगी इन दोनों में से जो कम है, तो वो 6,000 रुपये होगी। तो करमुक्त राशि कितनी होगी, 6,000। और अगर करयोग राशि की बात करें तो 10,000 मिल रहे हैं इनको, और इन्होंने खर्च कितने किए हैं, 6,000। तो करमुक्त राशि तो 6,000 है, लेकिन 10,000 मिले, उसमें से 6,000 करमुक्त है, तो बचे हुए पर टैक्स लगेगा। तो वो राशि कितनी है, वो 4,000 रुपये है। तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को एक वैल्यू दी है, ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, तो आपको लोगों को समझाने के लिए मैंने दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करमुक्त भत्ता है। पूर्णतः करमुक्त भत्ता की बात हम लोग करते हैं तो महंगाई भत्ता तो हम लोगों का करयोग भत्ता है, मकान किराया भत्ता तो हम लोगों का आंशिक करयोग भत्ता में आता है और आंशिक करमुक्त भत्ते में आता है। विदेशी भत्ता जो होता है वो पूर्णतः हम लोगों का करमुक्त भत्ता है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। तो इसका राइट आंसर 25 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कोई भत्ता पूर्णतः करमुक्त भत्ता है। तो इनमें से कौन सा भत्ता जो है वो पूर्णतः करमुक्त भत्ता है। तो विदेशी भत्ता तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यूएनओ से प्राप्त यूएनओ यहाँ पे यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ से प्राप्त राशि, यूएनओ से प्राप्त भत्ता, तो ये भी हम लोगों का पूर्णतः करमुक्त भत्ता है। और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों को दिया गया भत्ता, तो ये भी हम लोगों का पूर्णतः करमुक्त भत्ता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूर्णतः करमुक्त भत्ते में ये तीनों ही भत्ते बताए थे कि पूर्णतः करमुक्त भत्ते में 3 ही भत्ते तो याद करने हैं, विदेशी भत्ता, यूएनओ से प्राप्त राशि और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया गया भत्ता। तो ये तीनों भत्ते जो होते हैं वो करमुक्त भत्ते, पूर्णतः करमुक्त भत्ते में आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग भत्ता है। पूर्णतः करयोग भत्ता पूछा गया है, तो महंगाई भत्ता हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है। शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता ये भी हम लोगों का करयोग भत्ता है, पूर्णतः करयोग भत्ता है। टिफिन भत्ता भी हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिस्कस मैंने कर चुका है, मैं पहले ही आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, अच्छी तरीके से आप लोगों को पहले बताया था, पूरा समझाया था। उसके बाद मैंने एमसीक्यू करा रहे हैं जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर
28 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो पूर्णतः करयोग भत्ता की बात हम लोग अगर करते हैं तो पूर्णतः करयोग भत्ता पूछा गया है। तो मैंने बताया था चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता। तो मकान किराया भत्ता तो हम लोगों का आंशिक करयोग तथा आंशिक करमुक्त भत्ता है। करमुक्त भत्ता है। मनोरंजन भत्ता भी हम लोगों का इसी में आता है। बच्चा शिक्षा भत्ता भी हम लोगों का इसी में आता है। तो ये तीनों भत्ते तो हम लोगों के आंशिक करयोग भत्ते में आते हैं। तो पूर्णतः करयोग भत्ता पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग है? नौकर भत्ता या फिर गैर आवास भत्ता, उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर दैनिक भत्ता। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो नौकर भत्ता भी हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है और गैर आवास भत्ता भी हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो हैं ये पूर्णतः करयोग भत्ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग भत्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग भत्ता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये टेबल बार बार याद करें, तो टेबल एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने सारे के सारे लिखवा दिए हैं कि कौन सा भत्ता कहाँ पर आता है और कौन सा भत्ता कहाँ पर। ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से करिए और उसके बाद MCQ करिए। तो इसका जो है राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा को है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो कैपिटेशन भत्ता, अतिरिक्त समय कार्य का भत्ता और प्रोटेक्टर भत्ता, तो ये तीनों के तीनों भत्ते जो हैं वो सभी में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है। मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट किस कर्मचारी को मिलती है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो केवल सरकारी कर्मचारी को मिलती है, केवल गैर सरकारी कर्मचारी को मिलती है, सभी प्रकार के कर्मचारियों को मिलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि वो जो मनोरंजन भत्ता है, तो मनोरंजन भत्ता इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो मैंने बताया था आप लोगों को कि वो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है और गैर सरकारी कर्मचारियों पर कंडीशन लगती है। तो इसलिए मनोरंजन भत्ता जो होता है, तो मनोरंजन भत्ता केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। छूट जिसमें मिलती है तो वो सिर्फ छूट सरकारी कर्मचारियों को मिलती है और गैर सरकारी कर्मचारियों को कोई छूट नहीं मिलती है, पूरे के पूरे भत्ते पर टैक्स लगता है। ये मैंने बात आप लोगों को बताई हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 31 नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती अधिकतम रकम है। देखो सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते में छूट मिलती है। अब वो छूट पूछी गई है कि वो छूट कितने रुपए मिलती है, उसकी अधिकतम राशि पूछी गई है। तो 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये या फिर 7,500 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है कि एक सरकारी कर्मचारी को जो प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम जो राशि होती है तो वो होती है 5,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि एक सरकारी कर्मचारी, अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 1,20,000 है। ठीक है, मूल वेतन दिया है, मूल वेतन जो दिया है वो दिया है 1,20,000। ठीक है, गत वर्ष के दौरान और मनोरंजन भत्ते 10,000 पाता है। मतलब मनोरंजन जो भत्ता है, सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पर देखिए सरकारी कर्मचारी है तो मनोरंजन भत्ते में उसको छूट मिलेगी। मनोरंजन भत्ता, अब मनोरंजन भत्ता जो है वो पाता है कितना? 10,000 रुपये। वह मनोरंजन पर 12,000 व्यय करता है। उसने मनोरंजन भत्ता जो पाया है वो
10,000 पाया है, लेकिन उसने खर्च कितना किया है मनोरंजन पर? 12,000 रुपये। तो धारा 16(11) के अंतर्गत वह कटौती का हकदार होगा। तो वह कितनी कटौती का हकदार होगा? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 5,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि अगर मनोरंजन भत्ता उसको मिलता है, ठीक है, अगर मनोरंजन भत्ता 10,000 रुपये मिलता है तो इसका जो सही आंसर है कि सही आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये मनोरंजन भत्ता मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये, ना कि 12,000। 12,000 खर्च किए उन्होंने, लेकिन मनोरंजन भत्ता कितना मिला है? तो वो मिला है 10,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सरकारी कर्मचारी को धारा 16(11) के अंतर्गत कटौती पाने का हकदार है। अब 16(11) के अंतर्गत वो मनोरंजन भत्ते की कटौती पाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग, तो देखो एक राशि है मूल वेतन का 20%। अब मूल वेतन का 20%, अगर हम लोग ऊपर वाले सवाल की बात करें तो उसका मूल वेतन कितना था? 1,20,000। और मूल वेतन का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? तो वो निकल के आएगा 12 दूनी 24,000 रुपये। ठीक है, भत्ते की राशि कितनी है? तो भत्ते की राशि है 10,000 रुपये। और अधिकतम राशि कितनी है? तो अधिकतम राशि है 5,000 रुपये। तो एक सरकारी कर्मचारी को धारा 16(11) कटौती पाने का हकदार है। तो कटौती पाने का जो हकदार है तो वो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी और सी, जो दोनों में से जो सबसे कम होगा। तो बी और सी में जो कम होगा तो वो राशि हम लोगों को टैक्स फ्री में, मतलब कटौती पाने का हकदार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल। लेकिन बी और सी में जो दोनों में से कम होगा तो वो राशि उसको कटौती पाने का हकदार होगा। तो इन दोनों में से जो राशि कम होगी तो वो कटौती पाने का हकदार होगी 5,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर तो ए, बी या सी में से जो कम होगा तो वो राशि कटौती पाने का हकदार होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले की हम लोग बात करते हैं तो कटौती की बात हम लोग करते हैं, तो 16 के अंदर कटौती का हकदार होगा। तो इसमें जो है, तो वैसे जो मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया है पीछे 33 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर है तो राइट आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए 5,000 रुपये। क्योंकि राशि देखो, सबसे पहले उसने मूल वेतन का 20% अगर निकालेंगे तो 24,000 आएगा, और अगर हम लोग भत्ता पाते हैं तो 10,000 आएगा, और अधिकतम राशि 5,000। तो इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी वह राशि कर मुक्त होगी और वह राशि कटौती योग्य होगी। तो इसका राइट आंसर वैसे सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का सी ऑप्शन हो गया, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है कि कर्मचारी के द्वारा कर मुक्त वेतन से आशय पूछा गया है। तो कर्मचारी के द्वारा भुगतान किया जाएगा, कर्मचारी के द्वारा कर भुगतान किया जाएगा। कर का भुगतान कर्मचारी और नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा, कर का भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा। मतलब कर्मचारी के द्वारा कर मुक्त वेतन से आशय पूछा गया है। तो ऐसा जो वेतन जिस पर कर लग चुका हो उसे कर मुक्त वेतन बोलते हैं। अब कर लग चुका हो तो मतलब नियोक्ता के द्वारा कर दे दिया गया होगा, मतलब मालिक के द्वारा कर दे दिया गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर कर का भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर मुक्त वेतन से आशय मतलब ऐसा वेतन जिस पर हमें टैक्स नहीं देना है, तो ऐसा वेतन हम लोगों का कर मुक्त वेतन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गैर सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की कटौती के लिए राशि उपलब्ध है। मनोरंजन गैर सरकारी कर्मचारी अगर होता है तो उसको कोई कटौती योग्य नहीं होती है। सरकारी कर्मचारी अगर होता है तो हम लोग देखते हैं कटौती, लेकिन हम लोग अगर गैर सरकारी कर्मचारी है तो उस पर कोई कटौती, मतलब उसको कोई कटौती नहीं मिलती है। तो 36 नंबर का ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसे शून्य कटौती देंगे, मतलब कोई कटौती नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 37 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कितने बच्चों के लिए एक कर्मचारी के द्वारा प्राप्त किया गया शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। मतलब मैंने बताया था कल की क्लास में आप लोगों को कि 2 बच्चों के लिए
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 बच्चों के लिए और कितना रुपए, तो याद रखिए कि 100 रुपये, और हॉस्टल के लिए 300 रुपये। 300 रुपये प्रति बच्चा और 100 रुपये प्रति बच्चा शिक्षा के लिए और 300 रुपये प्रति बच्चा हॉस्टल के लिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, और निम्नलिखित में से कौन शिक्षा भत्ता के कर मुक्त पाने के लिए हकदार है। शिक्षा भत्ता के लिए कर मुक्त पाने के लिए कौन हकदार है, या केवल सरकारी कर्मचारी है, या फिर दोनों, मतलब कि केवल सरकारी कर्मचारी की बात करते हैं हम लोग, या फिर गैर सरकारी कर्मचारी की भी हम लोग बात करते हैं। गैर सरकारी कर्मचारी की भी बात कर सकते हैं हम लोग शिक्षा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों। तो मतलब इसका राइट आंसर जो है, इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल सरकारी कर्मचारी, केवल गैर सरकारी कर्मचारी, तो ए और बी दोनों, ये ऑप्शन सही नहीं लिखे हुए हैं, तो ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 39 नंबर में कि शिक्षा भत्ता कर से मुक्त है। कितना भत्ता, शिक्षा भत्ता जो है वो कितना कर मुक्त है, तो 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, 200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, या फिर 400 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। तो शिक्षा जो भत्ता है वो कर मुक्त है, तो वो 2 बच्चों का 100 रुपये, मतलब एक बच्चे का 100 रुपये, 2 बच्चों के कितने रुपए, 200 रुपये प्रति माह 2 बच्चों पर मिलता है, और एक बच्चे का कितना मिलता है, 100 रुपये। तो कुल रुपए 200 रुपये प्रति माह की हम लोग बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। तो 2 बच्चों का कितना हो गया, तो 2 बच्चों का हो गया 200 रुपये। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि कर्मचारी के द्वारा प्राप्त किया गया छात्रावास व्यय भत्ता। छात्रावास व्यय भत्ता मतलब हॉस्टल अलाउंसेस। हॉस्टल, अगर हम लोगों को हॉस्टल के खर्चों के लिए एक अलाउंसेस मिलता है किसी कर्मचारी को, तो वो कितने बच्चों के लिए करमुक्त होता है, तो वो भी हम लोगों का 2 बच्चों के लिए हम लोगों का वो करमुक्त होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि 3 बच्चों के लिए, 1 बच्चों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन हम लोगों के गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि छात्रावास व्यय भत्ता कर से मुक्त होता है। तो छात्रावास व्यय भत्ता कर से मुक्त होता है, तो वो 100 रुपये, तो 100 रुपये तो शिक्षा का था। 200 रुपये नहीं होता है, मैंने बताया है 300 रुपये, तो 300 रुपये प्रति बच्चा। तो 2 बच्चों का कितना हो गया, तो 2 बच्चों का हो गया 2 × 300 बराबर 600 रुपये प्रति माह। हॉस्टल की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होती है। वेतन शीर्षक में किस करदाता की आय कर योग्य होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेतन भोगी कर्मचारी, स्वरोजगार, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल निजी कर्मचारी। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वेतन शीर्षक में मतलब वेतन चाहे कोई हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का हो, चाहे गैर सरकारी कर्मचारी का हो, टैक्स में अगर हम लोग वो टैक्स के ऊपर जाता है, मतलब अपनी सरकार की मतलब टैक्स के ऊपर जाता है, मतलब कि उसकी आय जो है टैक्स के ऊपर जाती है, जो सीमा के ऊपर जाती है, तो उस पर टैक्स लगता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को कि हम क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 43 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखो, मुझे कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, तो मैं हो सकता है आप लोगों को कुछ बातें बताने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊं, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि वेतन से आय के अंतर्गत आय के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संतुष्ट करनी चाहिए। तो वेतन से आय के अंतर्गत आय के निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सी शर्त संतुष्ट करनी चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध की, कर्मचारी और कर्मचारी की पत्नी के बीच संबंध की नहीं करनी चाहिए, कर्मचारी और नियोक्ता के जीवन साथी के बीच संबंध की नहीं, नियोक्ता और कर्मचारी के जीवन साथी के बीच संबंध की, तो ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि वेतन में शामिल है, वेतन में शामिल है हम लोगों का मजदूरी, पेंशन, बिक्री पर कमीशन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेतन में शामिल है, वेतन में शामिल है नगद प्राप्तियां होती हैं, वेतन के स्थान पर लाभ जिसे अनुलाभ बोलते हैं, वेतन के स्थान पर लाभ मतलब हम लोगों का भत्ता बोल सकते हैं हम लोग, भत्ते। तो अनुलाभ भी होता है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी मतलब वेतन में हम लोग नगद प्राप्तियां, वेतन के स्थान पर लाभ और अनुलाभ को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेतन शीर्षक में शामिल नहीं है, वेतन शीर्षक में शामिल नहीं है अग्रिम वेतन, बकाया वेतन, विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन। तो यही हम लोगों का वेतन शीर्षक में शामिल नहीं है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों की वेतन में शामिल होती हैं। तो ये तो हम लोगों का व्यापार में चला जाएगा, अदर सोर्सेस में भी जा सकता है और व्यापार में भी, तो उनको हम लोग देखेंगे अगली कंडीशनों में। तो इसका राइट आंसर फिलहाल अभी हम लोगों का वेतन शीर्षक में शामिल नहीं है, तो वो विधवा को प्राप्त पारिवारिक वेतन जो है वो वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होता है। तो 46 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 47 नंबर में लिखा हुआ है कि एक विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर योग्य होगी। तो वो किस शीर्षक में कर योग्य होगी? तो वेतन में तो नहीं होगी, मकान में नहीं होगी, तो वो कहाँ होगी? अन्न में होगी। तो मैंने अन्न में आपको व्यापार में बताया था, लेकिन व्यापार में नहीं, अन्य साधनों की आय में शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कि नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौतियाँ, वेतन में से की गई कटौतियाँ शुद्ध वेतन में जोड़ी जाएंगी, शुद्ध वेतन में जोड़ी नहीं जाएंगी, या फिर कुछ नहीं किया जाएगा, या फिर मूल वेतन की गणना करते समय अनदेखा किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, तो 48 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौतियाँ शुद्ध वेतन में फिर जोड़ी जाएंगी और उसके आधार पर हम लोगों का टैक्स लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है कि कर्मचारी का बकाया वेतन होता है, कर योग्य होता है, कर मुक्त होता है, कुछ कर योग्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि कर्मचारी का जो बकाया वेतन है, अभी मैंने बताया तो वेतन में जुड़ता है, वेतन शीर्षक में जुड़ता है, तो वो कर योग्य होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता पूर्णतः करमुक्त भत्ते में होता है, एक सीमा तक करमुक्त होता है, बड़े शहरों में करमुक्त होता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए करमुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मकान किराया भत्ता किस प्रकार से है। तो हम लोगों का एक सीमा तक ये करमुक्त में आता है, आंशिक करमुक्त भत्ते और आंशिक करयोग्य भत्ते में आता है मकान किराया भत्ता। तो मैंने आप लोगों को आज और कल 20 क्वेश्चन कल और आज क्वेश्चन 30 कराए, कुल मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए वेतन से, और भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोगों को, तो उनको जरूर देखें आप लोग। इनकम टैक्स की क्लास आप लोगों की प्रॉपर चल रही हैं, औद्योगिक संबंध की क्लासों में भी मैंने आप लोगों को 3 क्लासें करवा दी हैं। अब हम लोगों को औद्योगिक संबंधों में पढ़ना है ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, व्यापारिक संघ के बारे में पढ़ना है, व्यापारिक संघ क्या होते हैं, इनकी स्थापना कब की गई, कौन कौन से संघ की स्थापना कब की गई, तो इनको हम लोगों को पढ़ना है, व्यापारिक संघों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को, अगर हम लोग बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अब नई क्लास को करने वाले हैं, अंकेक्षण की क्लास को अब आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। आज आप लोगों को अंकेक्षण की क्लास भी मिलने वाली है, अंकेक्षण की क्लास आप लोगों को MCQ टाइप में मिलने वाली है। और प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को 11 करवा दिए हैं, जल्द से जल्द आप लोगों को 12 नंबर प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलने वाला है। और भी मैंने बहुत सी क्लासें आप लोगों को करवा दी हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन क्लासों को भी देखें जो प्ले लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंट में हम लोगों ने चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद हम लोग और भी जो चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर की भी बात हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों का टॉपिक होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, अन्यथा हम लोग उसको छोड़ देंगे।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो है आप लोगों का, लेकिन जो सिलेबस में गिवन होगा उसी को हम लोग फिलहाल देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का समय बचेगा तो हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे मेहनत करता रहूँगा और लगातार करता रहूँगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।